गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफर संदीप। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 आउट ऑफ 20 एमसीक्यू। आज हमारा 11वां एपिसोड है और यहाँ पर हम सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना। अगर आपने अच्छे से कर लिया और साथ में जो मैं बोल रहा हूं उसको भी नोट डाउन करते रहिएगा, जिससे आपको बेहतर चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो आप अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ओल्ड हैं तो प्लीज शेयर जरूर कर दिया करिए किसी एक दो फ्रेंड के साथ या अपने कोई ऐसे ग्रुप में, जो फैमिली या कोई भी ग्रुप हो उसमें शेयर कर दिया करिए, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, ये जो 1848 की जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई थी उसके फलस्वरूप जो है उसके रिजल्ट, उसके आउटकम्स के थ्रू क्या स्थापित हुआ था, है ना। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई थी। यहाँ पर वर्ड देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है ना। यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है राजतंत्र, है ना। तो राजतंत्र राज्य क्रांति के फलस्वरूप, है ना। पहले फ्रांसीसी क्रांति था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ करता था, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना या सीमित राजतंत्र की स्थापना या सैन्य शासन की स्थापना या यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना, इसका करेक्ट क्या है वो आप बताएंगे। तो इसका जो देखिए, जब नेपोलियन बोनापार्ट आया, जब वो यहाँ पर लुई 16 को डिफीट किया गया 1789 में, जब उसको वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ और फिर 92 के आसपास जो है वो राजवंश की समाप्ति हुई। समाप्ति नहीं, दैट मीन्स वो अपने मोनार्किकल सिस्टम से हटा, तब नेपोलियन बोनापार्ट आ गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने कुछ रिलैक्सेशन दी थी, बट राज्य का नाम वहां पर नहीं था। लेकिन जब वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में जब हारा था, इसके बाद वहां पर मोनार्क, ये टोटली जो है, ना तो वहां पर पार्शियल मोनार्की रह गई थी ना कुछ, वहां पर मोनार्कल सिस्टम, मतलब वहां पर डेमोक्रेटिक कंडीशन आ गई थी, तभी राज्य क्रांति का उपयोग किया गया। तो वहां पर इसका मतलब ये था गणतंत्र की स्थापना जब सबसे लास्ट में 1848 में जब हुआ, तब गणतंत्र की स्थापना हुई। जब 1848 में फ्रांसीसी राज्य क्रांति हुई, उसके बाद गणतंत्र की स्थापना हुई वहां पर, है ना। ओके, नेक्स्ट, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? जो इकोनॉमिक डिप्रेशन था उसका प्रारंभ कब से माना जाता है? 1919 में या 1919 में या 1924 में, 1929 में या 1934 में? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। 1919 में जो है रॉलेट एक्ट आया था, रॉलेट सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया। 1924 में बेलगांव का एक राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन होता है ना। 1924 में उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता एक ही मात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और यहीं पर जो पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है, और रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 को झंडा फहरा दिया जाता है मिड नाइट में, मतलब स्वराज की घोषणा कर दी जाती है ना। और 1934 में ऐसा कुछ खास नहीं था, है ना। चलिए ओके, तो अब इसकी जो इसका राइट आंसर है वो राइट है आपका 1929, ये मत लगा दीजिएगा।
तो घा जो है आपका राइट है ना, घा जो है वो आपका राइट आंसर है यहां पर। घा राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? वंदे मातरम गीत किसने गाया था ये आपको बताना है ना। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, शरद चंद्र चटर्जी ने या अबिंद्रनाथ टैगोर ने? जो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन लिखा था, है ना। यहां पर लिख नहीं पाएगा इससे, जन गण मन। तो वंदे मातरम यहां पर आपने आप आंसर कर दिया करिए, है ना, अपना जो हुआ करे, इसीलिए हम थोड़ा टाइम देते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो इसका गीत का के लेखक हैं, और वंदे मातरम को आनंद मठ में आगे सम्मिलित किया गया था, है ना। ओके नेक्स्ट, पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? एक वैज्ञानिक थे, एक शिक्षाविद थे, एक समाज सुधारक थे, और एक लेखक थे। इसमें फोर्थ का करेक्ट क्या है? पेरियार रामास्वामी नायकर एक समाज सुधारक थे, है ना? तो गा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई स्थान नहीं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? धर्म में धर्म का कोई स्थान नहीं, या एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास करते हैं, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता या सभी धर्मों को समान समझना। क्या इसमें करेक्ट है? पांचवा जो है इसका करेक्ट है कि धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई एक धर्म नहीं हो पर्टिकुलर, यानी बिना सभी धर्म को समान समझना। तो घा इसका करेक्ट है ना। सभी जो धर्म हैं उन्हें समान रूप से समझा जाना चाहिए, है ना। इसी के उपलक्ष्य में गांधी जी बताते हैं अपने एक उद्घोष में, यदि कोई सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी कोई यदि पार्टी गवर्नमेंट में है और वो धर्म के आधार पर शासन कर रही है ना, यह धर्म को मान्यता ज्यादा मान्यता देती है, तो इसे स्वतंत्रता और समानता एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा को इससे क्षति होती है, यानी इससे नुकसान होता है। एक जो स्वतंत्र एवं प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश को या धर्मनिरपेक्ष राज्य को इससे क्या होती है? इससे हानि होती है, क्षति होती है, यदि वो धर्म के आधार पर कुछ कर रही है ना, शासन चलाने की ओर अग्रसर है। धर्म लोकतंत्र में एक बाधा खड़ी कर सकता है, अतः राज्य अपना कोई धर्म नहीं हो, इसीलिए कहा गया राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। किसी देश, यानी राज्य जो को मतलब हुआ देश से, है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य लिखा गया है, धर्म नहीं, वो राज्य लिखा गया, देश नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 73वें संविधान संशोधन में, है ना। और निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? अबायोटिक रिसोर्स किसे कहा जाता है? चट्टाने, पशु, पौधे, मछली।
ये जो है जब क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्स पढ़ेंगे तो जैविक और अजैविक दो टाइप के होते हैं। तो जैविक में आते हैं जिनमें जीव जान होती है ना। अजैविक संसाधन वो होते हैं जिनमें जीव नहीं होता है, जीवन नहीं होता है। तो इसमें आप पशु में जीवन होता है, पौधों में जीवन होता है, मछली में जीवन होता है, किसमें नहीं होता है? आप अगर थोड़ा ध्यान से लगाएं ऐसा करेंगे तो आपका करेक्ट रहेगा। तो चट्टानों में कोई जीवन होता है नहीं ना। तो इसीलिए अजैविक संसाधन आपका चट्टाने हैं, यानी रॉक्स जो हैं एक अबायोटिक रिसोर्स के ऊपर कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी खरीफ की फसल है ना। कौन सी खरीफ की फसल है? खरीफ, रबी, जायद, तीन जो है सीजनल क्रॉप मानी जाती हैं। सीजन के मतलब आधार पर, ऋतुओं के आधार पर हमने बात की यहाँ पर। तो रबी और जायद कब होती हैं? ये तीनों फसलों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल हम यहाँ पर आपको खरीफ फसल चना, धान, कपास या खा और गा दोनों, कौन इसमें है? खरीफ की फसल किसको सम्मिलित किया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आपका है वो घा है, क्योंकि कपास को और धान को दोनों को हम खरीफ फसल के अंतर्गत रखते हैं, और चना जो है हमारा रबी फसल के अंतर्गत आता है। और साथ में जायद की बात करें तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो सब्जियां होती हैं या तरबूज, खरबूजा, ककड़ी होती हैं, ये जायद फसल के अंतर्गत आती है। ओके, नेक्स्ट है स्क्रीन पर, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से अगर उत्पादन हो रहा है तो वो किस सेक्टर में आएगा, किस क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, या सूचना प्रौद्योगिकी में? जो डायरेक्ट नेचर से हमने बात की है आपको, आपसे कई बार, डायरेक्ट जो नेचर से संबंधित होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर में रहता है तो वो का इसका करेक्ट है। द्वितीयक में विनिर्माण होता है, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर सम्मिलित होता है, जिसमें परिवहन सम्मिलित होता है, जिसे कहते हैं, है ना। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादन है। कोडरमा एक माइन है, एक एरिया है जो झारखंड में है, याद रखिएगा, मैप पे आप ध्यान रखिएगा इस लोकेशन, ठीक है। तो ये किसके लिए? अब्रक के लिए, लौह एस के लिए, तांबा के लिए, सोने के लिए। सोना जो है वो आपका कुलेरू लेक है, तांबा राजस्थान की खेतड़ी हो गया, लौह एस का गिरिडीह झरिया को मान लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हमको बात करनी है, कोडरमा जो है फेमस है झारखंड से अब्रक के लिए, है ना। अब्रक के लिए कोडरमा फेमस है। अब्रक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका कुचालक माना जाता है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। भूमि निम्नीकरण जो पंजाब में सॉइल डिग्रेडेशन का प्रमुख कारण किसे माना जाता है ना। तो एक बार ये आया था तो इसमें हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर अत्यधिक सिंचाई होती है, उसे माना जाता है। लेकिन उसका जो वहाँ पर कुछ जो आंसर था वो शायद वो रॉन्ग था, नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि उसको आपको फिर से करेक्ट कर देंगे। तो अभी जब बना रहा था तो याद आ गया। तो इसमें अत्यधिक सिंचाई ही प्रमुख कारण है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। खनन नहीं है, वनो उन्मूलन नहीं है, ना तो अतिपशुचारण है ना। अत्यधिक सिंचाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण माना जाता है। आप अगर कुछ लिखे हो तो करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यहाँ पर अगर हम बात करें, हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय। तो प्रति व्यक्ति आय जैसा कि आप देखते हैं, बिहार तो एक पुअर
इंफ्रास्ट्रक्चर और उसमें माना जाता है। राजस्थान भी सेम मोस्टली कंडीशन है। मेघालय में क्या ही हाई होगी क्योंकि यह पूरा हिली रीजन है। यहाँ पर का जो है वो आपका करेक्ट है। हरियाणा राज्य प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक है जो दिए हुए राज्य हैं उनमें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आप इंस्टा और टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम पे इस नाम से सर्च करेंगे और ग्रुप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके कितने करेक्ट हुए हैं।